स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद पीएस। और अपन पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। तो इसमें लास्ट लेक्चर में अपन ने विमा कैसे लिखी जाती है, विमा की बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे कि विमाओं का उपयोग क्या है। तो बच्चों शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले एक छोटी सी एक नियम की बात करते हैं, छोटा सा सिद्धांत पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं विमीय समरूपता का सिद्धांत। विमीय समरूपता का सिद्धांत। विमीय समरूपता का सिद्धांत क्या होता है बच्चों? ये अपने को ये बताता है कि यदि आपके पास कोई एक सूत्र है या कोई फॉर्मूला है, आपके पास कोई एक फॉर्मूला है, जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, मान लो कोई भी एक समीकरण है। तो विमीय समरूपता का सिद्धांत क्या होता है बच्चों? ये अपने को ये कहता है कि इस फॉर्मूले में जितने भी पद हैं या जितने भी टर्म्स हैं, इन सब की विमा क्या होगी? समान। यानी इन सब की विमा क्या होगी? समान होगी। क्लियर है बच्चों? तो अपन लिख सकते हैं कि किसी सूत्र में, या अपन साथ में समीकरण भी लिख सकते हैं, किसी सूत्र या समीकरण में सभी पदों की विमा समान होती है, समान होती है। अब समरूपता का सिद्धांत तो अपन ने देख लिया कि आपके पास कोई भी समीकरण है या कोई भी सूत्र है, उसमें हर एक पद की विमा क्या होगी? समान होगी। इसका मतलब ये है बच्चों कि अपन उन्हीं राशि को ऐड कर सकते हैं या उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी उन्हीं राशियों को जोड़ सकते हैं और उन्हीं को घटा सकते हैं जिनकी विमा क्या हो? समान हो, जिनकी विमा समान हो। देखो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ध्यान रखना। अपन उन्हीं राशियों को जोड़ सकते हैं, उन्हीं को घटा सकते हैं जिनकी विमा क्या हो? समान हो। जैसे अगर मैं बोलूं आपके पास 5 मिनट है, तो इसमें मैं 5 मिनट को ऐड कर सकता हूं, तो कितना हो गया? 10 मिनट। आपको ऐसे बोले कि आपके पास 5 मिनट है, उसमें 5 किलो को ऐड करो, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे समय है, समय की बीमा, और यहाँ पे भी समय की बीमा, यानी दोनों की बीमा क्या है? समान है, इसलिए ये जुड़ जाते हैं। यहां पर देखो एक समय है, एक द्रव्यमान है, इन दोनों को अपन नहीं जोड़ सकते। तो विमीय समरूपता का सिद्धांत अपने को ये बताता है कि अपन उन्हीं राशियों को जोड़ सकते हैं और उन्हीं को घटा सकते हैं जिनकी विमा क्या होती है? समान होती है बच्चों। तो अपन ने यहां पे बात की कि जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें a की जो विमा होगी वही b की होगी और वही c की होगी। ध्यान रखना, तीनों पदों की विमा आपस में क्या होगी? समान होगी। तो ये था अपने पास विमीय समरूपता का सिद्धांत। नोट करो, बात करते हैं आगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल v इक्वल्स टू a प्लस बी टी, v इक्वल्स टू a प्लस बी टी, कोई भी समीकरण ले ली मैंने। यहां पर v बच्चों वेग है और t बच्चों समय है। अब अपन चेक करते हैं कि विमीय समरूपता का सिद्धांत यहां पे लागू होता है कि नहीं होता। देखो मैंने कहा इन तीनों पदों की विमा क्या होगी? समान होगी। यानी यदि आपको यहां से पूछे कि आप a की विमा और b की विमा ज्ञात करो, a और b की विमा बताओ, तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ध्यान से देखो, इसको मैंने कहा आप ऐसे लिख लो v माइनस a माइनस बी टी इक्वल्स टू 0।
मैंने कहा इस समीकरण में जितने भी पद हैं उन सब की विमा क्या होगी, समान होगी। यानी जो विमा v की होगी वही a की होगी और वही किसकी होगी, bt की। यानी यहां से अपन v की विमा लिखें तो v क्या है बच्चों, वेग है, और वेग को अपन लिखते हैं मीटर पर सेकंड। इसकी विमा क्या हो जाएगी बच्चों, m0 L1 t माइनस 1। देखो मीटर है तो L1 नीचे सेकंड है तो t ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो मैंने कहा कि A की विमा किसके बराबर होगी, V की विमा की। यही तो है। देखो हर एक पद की विमा क्या होगी। अब देखो इसको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से भी देख सकते हो कि जो V की विमा होगी वही A की होगी और वही BT की होगी। इस तरीके से लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो A की विमा किसके बराबर होगी, V की विमा के। तो A की विमा क्या आ जाएगी बच्चों, यहां से बताओ, m0 L1 t माइनस 1। फिर मैंने कहा BT की विमा या तो A के बराबर कर दो या V के बराबर कर दो, बात तो एक ही है, क्योंकि जो विमा V की होगी वही किसकी होगी, A की। तो यहां से देखो BT की विमा किसके बराबर होगी, V की विमा की। ठीक है बच्चों, आप A भी लिख सकते हो क्योंकि V की विमा A के बराबर भी है। तो यहां से देखो BT, V की विमा कितनी है आपके पास, यहां से m0 L1 t माइनस 1। यहां से अपने को V की विमा चाहिए, तो ये समय है बच्चों, ध्यान रखना। t क्या लिखा है मैंने, समय। तो m0 L1 t माइनस 1 अपॉन ये डिवाइड हो जाएगा t1 से, तो ये ऊपर जाके t माइनस 1 हो जाएगा। तो ये बन गया m0 L1 t माइनस 2। ये बच्चों B की विमा आ गई। तो अपन आपके पास कोई भी एक सूत्र दे सकता है, कोई भी एक समीकरण दे सकता है, और उसमें आपको किसी भी पद की विमा पूछ सकता है। तो अपन विमीय समरूपता का सिद्धांत लगा लेंगे कि किसी भी सूत्र या समीकरण में हर एक पद की विमा आपस में क्या होती है, बराबर होती है बच्चों। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया था अपन ने, v इक्वल्स टू a प्लस bt। v इसमें वेग है, t इसमें समय है, तो आपको a और b की विमा बतानी है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जितने भी पद हैं तीनों की विमा आपस में क्या होगी, बराबर। यानी v की विमा a के बराबर और bt की विमा इन दोनों के बराबर। दोनों में से किसी एक के बराबर रख लो, आपके पास b और a की विमा आ जाएगी। तो नोट करो बच्चों, देखते हैं आगे। चलो, ये था अपने पास विमीय समरूपता का सिद्धांत। चलो अब अपन बात करते हैं विमाओं के अनुप्रयोग। विमा के अनुप्रयोग, विमा के अनुप्रयोग यानी इन विमाओं के अपन और कौन कौन से यूज कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, विमा का पहला जो उपयोग है वो है अपने पास सूत्र की सत्यता की जांच करना। सूत्र की सत्यता की जांच करना, ठीक है ना। कोई भी फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला है वो सही है या गलत है, अपन बताएंगे किसकी सहायता से, विमा की सहायता से। ध्यान से देखो, अब इसमें बहुत सारी चीजें अपने को देखने को मिलेगी। कई बार फॉर्मूला भौतिक रूप से गलत होगा लेकिन विमीय रूप से सही होगा, ध्यान रखना। देखो बच्चों, बात करते हैं अपन फिजिक्स के जो भी फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर विमा की भी कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो विमा किसी नियतांक के बारे में नहीं बताता है, किसी फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट की कोई जानकारी नहीं देता है। क्योंकि अपन जब लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी विमा लिखने की, तो अपन ने कहा था कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है, नियतांक की कोई विमा नहीं थी। तो यहां पर भी ध्यान रखना, जब अपन सूत्र की सत्यता की जांच करेंगे तो ये अपने को इतनी ही बताएगा कि वो सूत्र विमीय रूप से सही है या नहीं है, भौतिक रूप से सही है या गलत वो नहीं बताएगा, ध्यान रखना। तो अपन यहां पर
विमा का जो अनुप्रयोग है सूत्र की सत्यता की जांच करना, और इसमें अपन क्या करेंगे, विमा का समरूपता का सिद्धांत लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। आप सूत्र की सत्यता की जांच कैसे करोगे, तो पहले तो इसमें लिख लेते हैं, किसी सूत्र या समीकरण में LHS की विमा RHS की विमा के बराबर होती है। RHS की विमा के तुल्य होगी। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो फॉर्मूला सही है। देखो कोई भी समीकरण है उसमें LHS की विमा RHS की विमा के क्या होनी चाहिए, बराबर, तब तो फॉर्मूला क्या होगा, सही होगा। देखो बात करते हैं अपन, जैसे मान लो ये समीकरण आपके पास V = U + AT, न्यूटन की पहली समीकरण है V = U + AT। अब ये समीकरण अपनी सही है या गलत है इसका पता कैसे लगेगा, तो ध्यान से देखो, LHS की विमा RHS की विमा के बराबर आनी चाहिए, और RHS में भी आपके पास दो टर्म है, ध्यान से देखो, दो पद है, यानी इस V की विमा इस U के भी बराबर होनी चाहिए और AT के भी बराबर होनी चाहिए। समरूपता सिद्धांत भी अपने को लगाना है बच्चों, ध्यान रखना। दूसरी बात मैंने कहा कि LHS में एक ही पद है, इस पद की विमा जो होगी वही इसकी होगी और वही इसकी होगी। तो ध्यान से देखो, V की विमा क्या हो जाएगी बच्चों, M0 L1T-1। यहां से देखो U क्या है, वेग ही है, तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, M0 L1T-1 प्लस यहां पे देखो A क्या है, त्वरण, और त्वरण की विमा क्या थी, M0 L1T-2, और यहाँ पे समय है तो इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, T1। देखो मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि विमा लिखने का आपको प्रैक्टिस करना है, और मैंने 4-5 विमा बताई थी आपको जिनको डायरेक्ट याद रख लेना, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे चाल और वेग, त्वरण, बल, कार्य, ये 4-5 विमा ऐसी थी जिनको आप डायरेक्ट याद रखोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये बन गया बच्चों M0 L1T-1 इक्वल्स टू, ये बन गया M0 L1T-1 प्लस यहां से देखो M0 L1 और T-2 और T1 कितना हो जाएगा, T-1। देखो बच्चों तीनों पदों की विमा समान आ रही है क्या, इस वाले की विमा देखो, V की विमा ये रही, U की विमा ये रही और AT की विमा ये रही, यानी इस फॉर्मूले के अंदर LHS और RHS में जितने भी पद हैं उन सब पदों की विमा क्या है बच्चों, समान है। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो विमीय रूप से क्या होगा, विमीय रूप से सही होगा, विमीय रूप से इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि LHS की विमा RHS की विमा के बराबर है। नोट करो बच्चों, देखते हैं आगे। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। दूसरा एग्जांपल देखो, मैं बात कर रहा हूं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 12mv²। ये फॉर्मूला अपना सही है या गलत है, तो इसमें तो दो ही पद है, एक ये और एक ये। तो समरूपता का सिद्धांत क्या कहता है कि दोनों की विमा क्या होनी चाहिए, बराबर। तो E ऊर्जा की विमा कार्य की बराबर, तो M1 L2T-2। फिर बात करें अपन इसकी 1/2। कोई भी संख्या है और संख्या की विमा होती नहीं है, कांस्टेंट की विमा नहीं होती है, लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं अपन। तो 1/2 तो गया बच्चों, ऐसे ही 1/2 तो गया। अब आपके पास ये तो द्रव्यमान, तो M1, और ये आपके पास वेग है और इसका स्क्वायर भी है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, LT-1 और इसका स्क्वायर। तो देखो
m1L2T माइनस 2 इक्वल्स टू m1 इसका स्क्वायर करो तो L2 और T माइनस 2। देखो विमा दोनों की इक्वल आ रही है क्या? देखो E की विमा कार्य के बराबर, mv स्क्वायर की विमा ये भी कार्य के बराबर है। तो मैंने कहा दोनों पदों की विमा क्या आनी चाहिए? समान। लेकिन सोचो ये वाला फॉर्मूला विमीय रूप से तो सही हो गया, अब अपने पास इस 1/2 की कोई जानकारी नहीं है, विमा इसकी कोई जानकारी नहीं देता है। मैंने कहा यहाँ पे अगर आप 1/4 भी रख दोगे ना तो भी विमा क्या आएगी? समान आएगी। लेकिन ये फॉर्मूला बच्चों भौतिक रूप से गलत हो जाएगा। फिर अभी तो अपने को पता है कि गतिज ऊर्जा में 1/2 होता है mv स्क्वायर, लेकिन मैं यहाँ पे 1/4 भी रखूंगा ना तो भी यहाँ पर विमा देखो समान आएगी, और समान आएगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भौतिक रूप से गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें एक चीज नोट कर लेना अच्छे से, एक चीज अच्छे से नोट कर लेना कि यदि कोई फॉर्मूला या कोई सूत्र विमीय रूप से सही हो, विमीय रूप से सही हो तो जरूरी नहीं है कि वो भौतिक रूप से भी सही हो। लेकिन जो भौतिक रूप से सही होगा ना वो हमेशा विमीय रूप से सही होगा। ठीक है ना? इस बात को लिख लेते हैं अपन कि यदि कोई सूत्र विमीय रूप से सही है, विमीय रूप से सही है तो जरूरी नहीं है कि वो भौतिक रूप से भी सही हो। क्या लिखा है मैंने कि यदि कोई सूत्र विमीय रूप से सही है तो जरूरी नहीं कि वो भौतिक रूप से भी सही हो। ध्यान से देखो, यहाँ पे 1/4 लिखूंगा तो भी विमा तो समान आएगी, लेकिन फॉर्मूला गलत हो जाएगा बच्चों। लेकिन इसी का उल्टा, लेकिन जब कोई सूत्र भौतिक रूप से सही हो, भौतिक रूप से सही हो तो वह विमीय रूप से सही होगा। बोलो बच्चों, क्लियर है इतनी सी बात? मैंने कहा ये फॉर्मूला भौतिक रूप से हाफ mv स्क्वायर होता है, अपन को पता है, तो ये सही है फॉर्मूला, तो विमीय रूप से भी ये 100% सही होगा। लेकिन यदि मैं यहां पे बात करूं कि विमीय रूप से सही हो तो वो भौतिक रूप से सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो नोट करो बच्चों, देखते हैं आगे। नोट करो, चलो ये तो हो गया अपने पास विमा का पहला अनुप्रयोग कि किसी फॉर्मूले को अपन विमीय रूप से चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। चलो विमा का दूसरा अनुप्रयोग, विमा का दूसरा अनुप्रयोग। तो ध्यान से देखो, एक भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर आपके पास मान लो 1 जूल कार्य है, अब जूल एसआई मात्रक है, इसको सीजीएस मात्रक में कन्वर्ट करो। आपको पूछ सकता है कि बल 1 न्यूटन है या 2 न्यूटन है,
एसआई मात्रक है, इसको सीजीएस मात्रक में कन्वर्ट करो। तो ध्यान से देखो, इसके लिए अपन को एक चीज याद रखनी है। अपन ने जब यूनिट और मेजरमेंट का फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने कहा था कि कोई भी भौतिक राशि है उसको अपन एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एन संख्यात्मक मान होता है, यू उसका मात्रक। और मैंने कहा था कि यहाँ पर एन होता है वो यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। क्लियर है बच्चों? n1 क्या है? पहली मात्रक पद्धति में संख्यात्मक मान और उसका मात्रक। n2 u2 क्या है? दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान और उसका मात्रक। जैसे मैं बात करूं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये तो पहली मात्रक पद्धति में संख्यात्मक मान हो गया और उसका मात्रक। जो ये कैसा है? ऐसा ही मात्रक है। बात करूंगा 100 सेंटीमीटर की, तो ये दूसरी मात्रक पद्धति में संख्यात्मक मान और उसका मात्रक हो गया, जो क्या है अपने पास? सीजीएस पद्धति। बोलो बच्चों, क्लियर है? तो मैं ये वाला फॉर्मूला काम में लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। तो नोट करो बच्चों, उसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं। चलो बात करें अपन क्वेश्चन। देखो, बल 1 न्यूटन जो कैसा है? ऐसा ही मात्रक है, को सीजीएस, बात करें अपन किसकी? डाइन की। बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? डाइन। किसमें? सीजीएस में। तो बल 1 न्यूटन एसआई को सीजीएस डाइन में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित करो। देखो बच्चों, बहुत आसान है। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बल का विमीय सूत्र लिख लेते हैं। बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m1 l1 t माइनस 2। बोलो, क्लियर है इतनी सी बात? फॉर्मूला है अपने पास u1 n1 इक्वल्स टू u2 n2। u1 क्या है? पहली मात्रक पद्धति में संख्यात्मक मान, यानी u1 की वैल्यू n1 है ना संख्यात्मक मान, तो n1 कितना हो गया बच्चों? 1। u1 और u2 इनकी बात करते हैं अभी। n2 क्या है? दूसरी मात्रक पद्धति में संख्यात्मक मान जो अपने को ज्ञात करना है। अब u1 क्या हो जाएगा? पहली मात्रक पद्धति में मात्रक हो जाएगा, और u2 क्या है? दूसरी मात्रक पद्धति में मात्रक। तो इतना नोट करो, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं। अपने को n2 की वैल्यू चाहिए, तो n2 कितना हो जाएगा? यहां से n1 u1 अपॉन u2 लिख सकता हूं ऐसा। n2 की वैल्यू चाहिए, तो इस u2 को यहां पे ले आओ, तो u1 अपॉन u2 इंटू n1। अब ध्यान से देखो, अगर मैं u1 की बात करूं तो u1 क्या हो जाएगा? m1 l1 t1। पहली मात्रक पद्धति में विमा कितनी हो जाएगी? m1 की पावर 1, l1 की पावर भी 1, t1 की पावर माइनस 2। ऐसे ही आपके पास u2 कितना हो जाएगा? इसको मैं लिख देता हूं m2, या अपन एक एक को लिख लेते हैं। ध्यान से देखो, चलो एक एक को लिख लेते हैं, थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर अपन बात करें किसकी? u1 की। u1 एसआई पद्धति में मात्रक है, यानी पहली मात्रक पद्धति में मात्रक हो गया। तो इसमें द्रव्यमान को किस में लिखते हैं अपन? किलोग्राम में। किलोग्राम में लिखते हैं क्या बच्चों? देखो, एसआई पद्धति क्या है? एमकेएस ही तो है। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। और दूसरी मात्रक पद्धति में, या इसको m1 बोल दो, और दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान को किस में लिखेंगे बच्चों? किलोग्राम में। ग्राम में लिखेंगे या किलोग्राम में? ध्यान से देखो, दूसरी क्या है? सीजीएस, और सीजीएस में ग्राम होता है बच्चों, ध्यान रखना। तो m2 किस में कन्वर्ट करना है अपने को? ग्राम में। देखो बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 1 न्यूटन है।
जो क्या है एसआई मात्रक है। अब आपको ये पूछ रहा है कि 1 न्यूटन को आप सीजीएस में कन्वर्ट करो कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं। क्लियर है? तो एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक लिख रहा हूं। एसआई मात्रक में द्रव्यमान को m1 लिख लिया और मैंने कहा इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान को m2 से लिख लिया जिसको अपन ग्राम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा देखो लंबाई पे, इसको अपन L1 बोल लेते हैं। एसआई मात्रक में लंबाई को किस में मेजर करते हो? मीटर में, और इसमें सेंटीमीटर में। ऐसे टाइम यहाँ पे t1 है, आप इसको सेकंड में लिखते हो, और इसको भी आप किस में लिखोगे बच्चों? सेकंड में। बोलो क्लियर है इतनी सी बात? अब ध्यान से देखो, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? इधर वाला मिटा दो। देखो एक क्वेश्चन समझो अच्छे से। अब अपने पास देखो n2 इक्वल्स टू n1 और u1 अपॉन u2 को मैं इस तरीके से लिखूंगा बच्चों, ध्यान से देखो। m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 लिख सकता हूं। देखो M1 L1 T1, ये तो किसकी वैल्यू होगी? U1 की। M2 L2 T2, ये किसकी वैल्यू होगी? U2 की। तो देखो ध्यान से, अब इसमें पावर भी लगानी है अपने को, ध्यान रखना। पावर कैसे लगाओगे? बल की विमा क्या आई थी? M1 L1 T माइनस 2। तो देखो द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा 1 है, t की पावर माइनस 2 है। ये लो जी, जो बल की विमा थी ना, अब देखो विमा कभी चेंज नहीं होती है, चाहे आप एसआई पद्धति में लिखो, चाहे सीजीएस में लिखो, चाहे किसी में भी लिखो, विमा कभी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। जो बल की विमा एसआई मात्रक में या एसआई पद्धति में होती है, वही सीजीएस में होती है, वही एमकेएस में होती है, वही एफपीएस में होती है, किसी में चेंज नहीं होगी, विमा ये रहेगी हमेशा। तो यहां से देखो N2 इक्वल्स टू N1 कितना था अपने पास बच्चों? 1 न्यूटन को बदलना है, तो N1 की वैल्यू क्या होगी? 1। अब देखो N1 किसमें है? यहाँ पर किलोग्राम में। M2 किसमें है? ग्राम में। ये लो जी। फिर देखो L1 किसमें है? मीटर में, और L2 किसमें है? सेंटीमीटर में। टाइम यहाँ पे भी किसमें है? सेकंड में, और T2 में भी क्या है? सेकंड में। अब चेंज कर लो बच्चों, N2 इक्वल्स टू, ये 1 तो हट जाएगा कोई, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो तो 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम। देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों? 1000। 1000 को मैंने क्या लिख दिया? 10 की पावर 3। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा पावर, ठीक है। अब देखो 1 की पावर कितना भी होगा नहीं आ जाएगा। तो देखो अब ध्यान से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 कितना हो गया बच्चों? 10 की पावर 5, और ये वैल्यू आ जाएगी किसमें? डाइन में। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की घात 5 डाइन। बहुत आसान है, आप इस तरीके से लिख लो। दोनों मात्रक पद्धति की तुलना कर लो। एसआई पद्धति में द्रव्यमान को केजी में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में। सीजीएस में द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकंड में। ये फॉर्मूला याद रखो, N2 इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन U2। U1 क्या हो जाएगा इस वाले में? विमा M1 L1 T1, और फिर U2 क्या हो जाएगा दूसरी वाली मात्रक पद्धति में? विमा M2 L2 T2। अब इनकी पावर कैसे लिखोगे? आप बल की विमा लिख लो, इसमें द्रव्यमान की विमा 1 है तो 1 आ जाएगा, लंबाई की विमा 1 है तो 1 आ गया, समय की विमा -2 है तो -2 आ जाएगा। तो नोट करो बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो।
आपको पूछा है कि कार्य 1 जूल, जो क्या है एसआई मात्रक है, को आर्ग, जो कैसा है सीजीएस में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। कार्य है आपके पास 1 जूल और 1 जूल को अर्ग में बदलना है, जो कैसा है सीजीएस मात्रक है बच्चों। तो देखो फॉर्मूला तो वही है अपने पास, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। N1 कितना है आपके पास 1, N2 अपने को ज्ञात करना है, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों N1U1 अपॉन U2। ये लो जी। अब ध्यान से देखो कार्य की विमा लिख लो, क्या आ जाएगी M1 L2T-2, यही होगी बच्चे। देखो M1 क्या हो जाएगा यहां पर, बताओ जल्दी से। M1 एसआई पद्धति में किलोग्राम, L1 मीटर, T1 सेकेंड। सीजीएस में बदलना है तो M2 किस में हो जाएगा ग्राम में, L2 किस में हो जाएगा सेंटीमीटर में, और T2 किस में होगा सेकेंड में। ठीक है बच्चों, तो यही फॉर्मूला लिखेंगे अपन N2 इक्वल्स टू N1 और U1 अपॉन U2। इसको वापस उसी तरीके से M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं ऐसा। अब पावर कैसे आएगी देखो, M1 L2 T-2, ये लो जी पावर लगा दी अपन ने। अब वैल्यू रख लो N2 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 जूल, तो 1 हो जाएगी। M1 किस में है किलोग्राम में, M2 किस में है ग्राम में, इसकी पावर 1। फिर देखो L1 किस में है मीटर में, L2 किस में है सेंटीमीटर में, तो इसकी पावर 2। फिर देखो T1 सेकंड में, और T1 सेकंड में और T2 भी सेकंड में, इसकी पावर -2। फिर उसी तरीके से चेंज कर लो, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर 10⁻², सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर 2, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। देखो तो आपके पास क्या बचेगा N2, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो 10⁻³ इसकी पावर तो 1 है, लेकिन इसकी पावर देखो कितनी है 2 है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, और N2 इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग आ जाएगा बच्चों। ये लो जी, अपन ने बोला कि 1 जूल एसआई मात्रक है या एसआई वैल्यू है, इसकी सीजीएस वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻7 अर्ग। यानी अपन बोल सकते हैं कि 1 जूल बराबर कितना होता है 10⁻7 अर्ग होता है। तो नोट करो बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। नोट कर लिया आप लोगों ने? अगला क्वेश्चन है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये बच्चों इसकी एसआई वैल्यू है, को सीजीएस में परिवर्तित कर। अब वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को कोशिश करो करने की। वीडियो पॉज करो, उसके बाद में क्वेश्चन करना है आपको।
6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, जिसको गुरुत्वाकर्षण या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और ये जो मात्रक है बच्चों, ये कैसा है? ऐसा ही मात्रक है। इसको पहले आप सीजीएस में बदलो और सीजीएस में बदलकर आप इसकी वैल्यू बताओ। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, इस जी का द्विमीय सूत्र लिखते हैं। तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था। यहां से जी कितना आ जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इसकी बीमा लिखो, बल की बीमा क्या हो जाएगी? m1 L1 t माइनस 2, यहाँ पे r डिस्टेंस है तो L2 हो जाएगा, और नीचे द्रव्यमान है तो m2। तो बच्चों कितना बनेगा यहाँ से? m माइनस 1, L1 और L2 कितना हो जाएगा? L3 और t माइनस 2। ये तो बच्चों जी की बीमा हो गई। जी की बीमा कितनी हो गई आपके पास? m माइनस 1, L3 और t माइनस 2। बोलो, क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखो, बात करते हैं अपन किसकी? यहां से द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा n2 इक्वल्स टू n1 और u1 अपॉन u2। तो देखो m1 क्या हो जाएगा? केजी में। L1 किस में हो जाएगा? L1 मीटर में। और T1 किस में होगा? सेकंड में। ऐसे ही आप m2 की बात करो तो m2 किस में हो जाएगा? ग्राम में। और L2 किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में। और T2 किस में हो जाएगा? सेकंड में। तो वापस से मेन जो फॉर्मूला है वो अपना वही है। N1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ से ये रही 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो ये वैल्यू अपन लास्ट में रख लेंगे। तो N1 क्या हो जाएगा? N1 ये रहा, तो इसको मैंने लिख दिया M1 अपॉन M2, ये हो जाएगा L1 अपॉन L2, और यहाँ से T1 अपॉन T2। अब इनकी पावर चाहिए अपने को, तो पावर कहां से लगाएंगे अपन? बीमा से। तो m माइनस 1, L3 और t माइनस 2। तो देखो चेंज कर दो वापस। m2 इक्वल्स टू n1, m1 किस में है बच्चों? किलोग्राम में। m2 किस में होगा? ग्राम में। तो पावर माइनस 1। यहाँ पे L1 किस में है? मीटर में। L2 किस में है? सेंटीमीटर में। तो पावर 3। यहाँ पे समय सेकंड में है और यहाँ पर भी सेकंड में, तो इसकी पावर माइनस 2 हो जाएगी। देखो n2 इक्वल्स टू n1, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो तो 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम हो जाएगा। फिर मीटर को सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर 3। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास n2 कितना बचेगा? n1। फ्रेम में आ रहा है क्या बच्चों? चलो ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, ये मिटा देते हैं, इधर से नोट करो आप। चलो, तो यहां से n2 इक्वल्स टू n1। देखो ये 10 की पावर 3 है, इसकी पावर माइनस 1 है, ध्यान रखना। ये पावर कितनी है? माइनस 1। तो 10 की पावर माइनस, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ 10 की पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6। अब n1 की वैल्यू रख दो। n1 की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और इसको 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो कितना हो गया? 11 और 3 14। 14 में से माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस 8 बचेगा। और ये वैल्यू किस में आएगी बच्चों? बताओ। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। देखो यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन है, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन एसआई है, सीजीएस में क्या होगा? डाइन। मीटर एसआई है, सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर। और किलोग्राम किस में बदल जाएगा? ग्राम में। तो ये वैल्यू किस में आ गई बच्चों? सीजीएस पद्धति में। बोलो आसान है।
आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन U2। तो नोट करो, देखते हैं आगे। चलो, बीमा के दो उपयोग हो गए अपने, कौन कौन से? एक तो किसी भी सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना, और ये अपने पास एक भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। अब तीसरा जो लास्ट अनुप्रयोग है बच्चों, वो कौन सा है? भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना कुछ नहीं बच्चा, फॉर्मूला बनाना है अपने को। देखो, फॉर्मूले का निर्माण करना है, ठीक है ना? और किसके जरिए? विमा के जरिए। तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, देखो, भौतिक राशि बल द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करती है। तो इनके मध्य संबंध स्थापित करो, ठीक है ना? देखो, भौतिक राशि बल है जो किस किस पे निर्भर करती है? द्रव्यमान और त्वरण पर। तो आपको बल का फॉर्मूला बनाना है बच्चों। सीधा पता है अपने को, F इक्वल्स टू ma होता है, लेकिन अपन निकालते हैं। ध्यान से देखो, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? देखो, भौतिक राशि बल है, अब ये बल दो पे निर्भर कर रहा है, एक तो द्रव्यमान और एक त्वरण पर। तो मैं इसको लिखूंगा F समानुपाती द्रव्यमान और त्वरण। अब अपने को ये तो पता है कि बल के सूत्र में द्रव्यमान और त्वरण आएगा, क्वेश्चन में भी दे रखा है। लेकिन इन द्रव्यमान और त्वरण की घात क्या होगी वो अपने को बताना है। देखो, कई फॉर्मूले अपने को आते हैं तो अपन आसानी से बता सकते हैं कि F इक्वल्स टू ma होता है, m की पावर भी 1 होगी, a की पावर भी 1 होगी। क्लियर है इतनी सी बात? लेकिन कई फॉर्मूले ऐसे आ जाते हैं जहां पर अपने को पता नहीं कि पावर क्या होगी। तो देखते हैं बच्चों, इसकी पावर लिख लेते हैं अपन x और a की पावर लिख लेते हैं अपन y। तो अपने को x और y की वैल्यू चाहिए। तो यहां से देखो, समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो कांस्टेंट k लिख लेते हैं, m की पावर x, a की पावर y। अपन ने बोला कि ये संबंध जो मैंने लिखा है वो सही कब होगा? जब LHS की विमा RHS की विमा के बराबर होगी। यानी विमीय समरूपता का सिद्धांत लगा सकते हैं अपन, यानी बल की विमा इधर इसकी विमा के बराबर होनी चाहिए। तो क्या आएगा? देखो बच्चों, बल की विमा लिख लेते हैं अपन कितनी? m1 L1 T-2। यहां पे देखो, k की विमा अपने को पता नहीं है, क्योंकि विमा जो है वो कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है बच्चों। विमा की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये कांस्टेंट की जानकारी अपने को बिल्कुल भी नहीं देती। तो k को तो ऐसा कैसा रहने दो। यहां पर द्रव्यमान है, इसकी विमा m1 और इसकी पावर x। फिर देखो, एक्सेलरेशन त्वरण की विमा क्या होती है? L-2 और इसकी पावर y। तो क्या बनेगा? देखो, m1 L1 T-2 इक्वल्स टू k। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो m की पावर x, यहां पर y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो Ly और t की पावर -2y। अपन ने बोला कि यहां पे x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर y को कर दो, L की पावर y, t की पावर -2y। चलो, अब अपन ने बोला कि दोनों विमा बराबर होनी चाहिए, तो तुलना करके अपन क्या करेंगे? देखो, m की तुलना m के साथ कर लो
एल के साथ में और टी के साथ में। यानी अपन लिख सकते हैं कि m1 बराबर किसके होगा, m की पावर x के। तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 1। एल के साथ में कर लो तो L1 किसके बराबर हो जाएगा, Ly के। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों 1। और टी के साथ में देखो, टी के साथ में तो -2 इक्वल्स टू -2y, 2 से 2 कैंसिल, और y की वैल्यू यहां फिर से कितनी आ गई बच्चों 1। तो अपने को तो x और y की वैल्यू तो चाहिए थी, ये यहां पे रख दो। तो f इक्वल्स टू k, m की पावर भी कितनी है बच्चों 1 और a की पावर भी कितनी है 1। तो f इक्वल्स टू k m a। चलो ये फॉर्मूला बन गया अपना। अब देखो इस k की जानकारी विमा से नहीं मिलेगी अपने को, तो बाय एक्सपेरिमेंट ये देखा गया था कि k की वैल्यू कितनी होती है 1। तो f इक्वल्स टू m a। ये तो अपन अपनी तरफ से ऐड करते हैं। बाकी अगर अपन विमीय रूप से संबंध स्थापित करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, f इक्वल्स टू k m a। ठीक है बच्चों, तो नोट करो, आगे बात करते हैं। नोट कर लिया बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इनका। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक सिंपल पेंडुलम का ले लेते हैं। देखो एक सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इनके मध्य संबंध स्थापित करो। देखो सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, यानी ये तो आवर्तकाल हो गया t, ये समानुपाती होगा l की पावर x g की पावर x। ठीक है ना, लंबाई और g। मैंने कहा फॉर्मूले में लंबाई भी आएगी और जी भी आएगा, लेकिन इनकी घात क्या होगी, पावर क्या होगी, वो अपन विमीय सूत्र से निकालेंगे। तो इसको लिख देते हैं अपन L की पावर x g की पावर y। समानुपाती चिन्ह को हटाए तो कांस्टेंट k ले लिया अपन ने, L की पावर x g की पावर यहाँ g की पावर कितनी है y। अब यहाँ पे समरूपता का सिद्धांत लगाओ, दोनों तरफ की विमा क्या आनी चाहिए बराबर। देखो आवर्तकाल क्या होता है समय, और समय की विमा क्या हो जाएगी बच्चों m0 l0 t1। k की अपने पास कोई विमा नहीं होती तो k ऐसा का ऐसा। फिर लंबाई की विमा देखो l1 इसकी पावर x। फिर g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, अब त्वरण कोई सा भी हो विमा से ही होगी, l1 t-2 और इसकी पावर y। तो क्या बनेगा बच्चों m0 l0 t1 के आपके पास ऐसा का ऐसा, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया lx। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखो l यहाँ पे भी आएगा ly, तो मैं इसको लिख दूंगा x प्लस y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो पावर 8 हो जाएगी x प्लस y, और t की पावर -2y। बोलो बच्चों क्लियर है। और इधर देखो n की भी n की फॉर्म में भी लिख देते हैं इसको, एक n की विमा कितनी हो जाएगी 0। देखो इधर m नहीं है तो m की विमा क्या होगी 0। अब तुलना कर लो m की m के साथ में, l की l के साथ में, t की t के साथ में। तो यहाँ पर m 0 है और इधर भी m 0 है, तो यहाँ से तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इधर देखो l 0 है और इधर l x प्लस y है, तो x प्लस y बराबर क्या आ गया आपके पास बच्चों 0। फिर t वाले की तुलना कर लो, इधर t1 है और इधर t की पावर
2y है। तो यहां से 1 इक्वल्स टू -2y और y इक्वल्स टू बनेगा -1/2। ये लो जी। अब इस y की वैल्यू यहां पे रख दो तो x की वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास। तो x -1/2 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1/2। ये लो, क्लियर है इतनी सी बात। मैंने कहा y की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू +1/2। तो ये वाली वैल्यू यहां पे रख देते हैं। तो नोट करो इतना एक बार। चलो ये वैल्यू यहां पे रखोगे तो t कैसा का ऐसा l की पावर x और x की पावर कितनी है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 1/2 और यहाँ पे g की पावर y और y की वैल्यू कितनी है -1/2। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, l की पावर 1/2, ये माइनस है तो इसको नीचे लिख दिया, यहाँ पर पावर +1/2 हो जाएगी। और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है रूट। तो t इक्वल्स टू √L/g। ये लो बच्चों फॉर्मूला बन गया अपना। अब मैंने कहा कांस्टेंट के बारे में बीमा कोई जानकारी नहीं देगा, लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू कितनी आती है 2 पाई। तो t इक्वल्स टू 2 पाई √L/g। ये सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल होता है बच्चों, सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल। यहाँ k की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई, लेकिन ये बीमा से नहीं आती है बच्चों, ध्यान रखना। बीमा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। तो बच्चों ये अपने पास बीमा के 3 अनुप्रयोग थे, यानी बीमा कहां कहां पे उपयोग की जाती है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं अपन लाइटली। स्टार्टिंग में अपन ने बात की किसकी, विमीय समरूपता का सिद्धांत। उसमें अपन ने बोला कि किसी भी समीकरण या सूत्र में प्रत्येक पद की बीमा क्या होती है, समान होती है। उसी के आधार पर अपन ने बीमा के अनुप्रयोग देखे। उसमें अपन ने बोला कि पहला जो प्रयोग था, अनुप्रयोग था, वो कौन सा था, किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना कि कोई फॉर्मूला सही है या गलत है। तो वहां पर मैंने एक चीज बोली थी आपको कि कोई फॉर्मूला विमीय रूप से सही हो तो जरूरी नहीं कि वो भौतिक रूप से भी सही हो, लेकिन जो भौतिक रूप से सही होगा वो हमेशा विमीय रूप से सही होगा। फिर दूसरा अनुप्रयोग क्या था अपने पास, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। और तीसरा अनुप्रयोग क्या था अपने पास, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में और बात करेंगे उसके अंदर सार्थक अंक की। तो तब तक के लिए थैंक यू।